बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि मोदी के माफ़ी मांगने के बावजूद, मोदी के किसानों के खिलाफ कवानीन वापस लेने के ऐलान के बावजूद किसानों को मोदी पर एतबार नहीं है और किसान पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को वापस जाना होगा। और हमने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे कि भारत में ऐसा क्या बड़ा होने वाला था जिसकी वजह से मोदी को फौरन आकर माफ़ी मांगना पड़ी। इस हवाले से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बताएंगे। इस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं, वो भी आपको बताएंगे। और आखिर में हम आपको वो बड़ा राज बताएंगे जिसकी वजह से मोदी जैसे इंतहा पसंद को फौरी आकर किसानों से माफ़ी मांगना पड़ी और किसानों के खिलाफ जो कवानीन लाए गए थे वो वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, मोदी जब तक भारत का वजीर आजम नहीं बना था वो एक आम भारतीय की तरह यही समझता था कि भारत दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, हिंदू दुनिया की ताकतवर तरीन कौम है। और एक कट्टर हिंदू की तरह उसका भी यही मानना था कि काट डालेंगे, मार डालेंगे, पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे। वो अखंड भारत का नारा लगाता था, वो हिंदुत्व की बात करता था, आज भी करता है। वो कहता था पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे इलाके भारत के इलाके हैं और हम एक बार फिर अखंड भारत बनाएंगे। बॉलीवुड की मूवीज देखकर और भारतीय मीडिया को सुन सुनकर हर भारतीय ये समझता है कि पाकिस्तान तो एक खिलौना है, उसे तो आराम से उड़ाया जा सकता है। और फिर वो ये भी सुनते हैं कि भारत में जो कुछ भी होता है वो पाकिस्तान करवा रहा है, तो वो फिर कहते हैं कि आप पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाते। और मोदी का भी यही मानना था। जब से वो इक़्तिदार में आया वो अपनी फौज पर प्रेशर डालता रहा कि आप पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करो। फौज बहाने बनाती रही लेकिन मोदी को साफ बता नहीं सकती थी। तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री का हुक्म मानते हुए पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक्स का झूठा ड्रामा रचाया, लेकिन उससे काम नहीं हुआ, एक्सपोज हो गए। दूसरी बार उन्होंने कहा कि हम पेलोड फेंक कर आ जाएंगे, पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। इस किस्म की प्लानिंग करके उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की कोशिश की, लेकिन उनके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। उसमें भी उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की कि हमने पाकिस्तान का F-16 भी गिराया है। उस पर अमेरिका ने इनको गर्दन से पकड़ लिया। फिर ये भी नहीं मान रहे थे कि हमारे तैयारे तबाह हुए हैं, लेकिन अभिनंदन को पूरी दुनिया ने देख लिया। फिर भारत में अभिनंदन को अवार्ड्स मिले गए, तो मोदी को भी समझ आ गई, पूरी दुनिया को भी समझ आ गई कि ये किस तरह की सुपर पावर हैं। फिर चीन ने इनके इलाकों पर इलाके कब्जा करने शुरू कर दिए और उसकी वजह भी भारत की साजिशें थी। भारत अमेरिका को लाकर कश्मीर और लद्दाख में बिठाना चाहता था। पाकिस्तान ने चीन को इन्फॉर्मेशन दी तो चीन ने भारत पर चढ़ाई शुरू कर दी। वहां पर भी मोदी जब अपनी फौज से कहता था कि अपने इलाके वापस लो तो फौज हाथ खड़े कर देती थी। और आज भारत का यह हाल है कि उसका इत्तेहादी अमेरिका उसको एक्सपोज कर रहा है कि चीन ने भारत के इलाके कब्जा कर लिए हैं और सैकड़ों गांव बसा लिए हैं। तो चीन के हवाले से 1.5 साल तक तो भारत ये बातें छुपाता रहा, भारतीय हमें झूठा कहते रहे। अब पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि चीन भारत के कितना अंदर तक घुस के कितने इलाके कब्जा कर चुका है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जो भारत की गोद में खेला करते थे वो भारत के दुश्मन बन गए हैं। ईरान, अफगानिस्तान जहां पर भारत ने अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए, वहां से भी पाकिस्तान ने भारत को लात मारकर निकाल दिया है। फिर पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहलवाने के लिए, पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने के लिए भी भारत ने अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है। सिर्फ इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है उस पर अरबों डॉलर्स लगते हैं। उसके मुकाबले में इमरान खान की यूएन की पहली तकरीर से लेकर अब तक का जो सफ़र है उसने इनकी सारी प्रोपेगेंडा मशीनरी को नाकारा बना दिया, दुनिया में इनको एक्सपोज कर दिया। इमरान खान ने मोदी को हिटलर कहा, आज सारी दुनिया मोदी को हिटलर कहती है। अब भारत के अंदर की बात करें, 27 आज़ादी की तहरीकें हैं और ये 27 तहरीकें मुसल्लह तहरीकें हैं। जो माओ बागी हैं उनके कब्जे में भारत के 40% इलाके हैं, वहां पर उनकी रिट चलती है। PLA, मणिपुर जहां से इनको उस दिन मार पड़ी, इनका कर्नल भी मर गया। इस तरह कई छोटी छोटी फौजें बनी हुई हैं, कई बहुत हद तक खतरनाक फौजें हैं। कश्मीर में मुजाहिदीन ने जो इनकी फौजों का हाल किया हुआ है उसकी तो हम आपको साथ साथ अपडेट्स देते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए कश्मीर की हर खबर इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन भारत में बहुत सारे इलाके हैं जहां पर कश्मीर से भी बुरे हालात हैं।
तो मोदी अपनी आवाम से इस बात पर वोट लेकर आया था कि वो अखंड भारत बनाएगा, वो भारत को हिंदुओं का मुल्क बनाएगा। लेकिन अब तो भारतीय आवाम ने भी देख लिया है कि बॉर्डर पर चीनी फौजियों ने इनके फौजियों के कान पकड़वाए, उनको जमीन पर लिटाकर उनसे माफिया मंगवाई। तो मोदी जब इक्तदार में आया तो उसने ऐसे कवानीन पास किए जिससे भारत में हिंदुओं का राज हो। उसको ये तो समझ आ गई कि वो अखंड भारत नहीं बना सकता, लेकिन जो भारत है उसमें हिंदुओं का राज हो और अकलियतों को पहले तो कमजोर किया जाए और फिर उनकी नस्लकशी की जाए। पहले तो वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया। दुनिया ने देखा कि जिस भारत को हम सेकुलर इंडिया कहते हैं, वहां पर मजहब के नाम पर एक कानून बना दिया गया है। यानी ये कोई पत्थरों का दौर नहीं था, 2019 था और आप एक नया कानून बनाते हैं जिसमें मुसलमानों के लिए ये कानून है, सिखों के लिए ये कानून है, हिंदुओं के लिए ये कानून है। आप मजहब पर कानून बना रहे हैं। ये कानून भारत की तबाही और भारत के टुकड़े होने की पहली सीढ़ी थी। मोदी से जो दूसरी बड़ी गलती हुई, उसने आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिया। कश्मीरियों पर कर्फ्यू लगाकर उनको उनके घरों में बंद कर दिया गया और ये कर भारत ने इमरान खान की मदद की, क्योंकि ये दुनिया को बताते थे कि कश्मीर में तो अमन है, पाकिस्तान झूठ बोलता है। अब कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ा हुआ है, वो डिस्प्यूटेड रीजन है। आप अपनी मर्जी से वो कानून कैसे वापस ले सकते हैं? तो जो पाकिस्तान की आवाज थी, जिसको आप झूठ बोलते थे, वो आपने खुद ही सच साबित करके पूरी दुनिया को बता दी। तो ये दो बड़े कवानीन मुसलमानों के खिलाफ थे। दूसरा टारगेट भारत का जो था वो सिख थे। सिखों को सबसे पहले कमजोर करना है और उनको कमजोर करने के लिए ये किसानों के खिलाफ 3 कवानीन बनाए गए। लेकिन मोदी की बदकिस्मती कि भारत के जो सिख हैं वो भारत के मुसलमानों की तरह कमजोर नहीं है। भारत का मुसलमान तो वफादारियां ही शो कर करके मर गया है। हमें कहते थे कि ये 2 कौमी नजरिए की बात गलत है, लेकिन आज भारत के मुसलमान को सिख ऑफर कर रहे हैं कि आकर हमारे गुरुद्वारे में नमाज पढ़ लो, क्योंकि दिल्ली की अदालत ये फैसला सुनाती है कि हिंदू जुमे की नमाज के वक्त मुसलमानों को तंग करते हैं, वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो आप वहाँ पर नमाजें ही ना पढ़ें। वहाँ पर मुसलमानों की नमाजों पर पाबंदी लगा दी गई है और जिन जिन इलाकों में इजाज़त है वहाँ पर हिंदू गोबर फेंक देते हैं, नमाज के दौरान जय श्री राम के नारे लगते हैं। तो अब सिख मुसलमानों को कह रहे हैं कि आकर हमारे गुरुद्वारों में नमाज पढ़ो, और फिर हमें कहते हैं कि 2 कौमी नज़रिया वाली बात गलत थी। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए तो कहते हैं बांग्लादेश में भी इस तरह के कवानीन बनाए गए हैं। बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है, उसने इस्लाम के नाम पर एक अलग मुल्क बनाया था। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था कि जो जो इलाके मुसलमानों के हैं उन्हें एक अलग मुल्क बना दिया जाए। भारत सिर्फ हिंदुओं का मुल्क नहीं है, वहां पर 25 करोड़ मुसलमान भी है, वहां पर 2 से 3 करोड़ सिख भी हैं, वहां पर ईसाई भी हैं। 25 करोड़ की कौम को आप अकलियत नहीं कह सकते। एनीवेज, सिखों का भरपूर एहतजाज हुआ और मोदी सरकार को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी लंदन में सिखों का रेफरेंडम हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि 30,000 सिखों ने वोट डाला, और फिर उसका एक दूसरा राउंड हुआ और उसमें भी 10,000 सिखों का वोट पड़ा, यानी 40,000 सिख लंदन में वोट डाल रहे हैं खालिस्तान की आज़ादी के लिए। और उन्होंने अपना एक नया नक्शा भी जारी कर दिया है और उस नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। और आप इसे गपशप समझ रहे थे तो उन्होंने रेफरेंडम करवाया, क्योंकि दुनिया को आप बोलते हैं कि ये खालिस्तान, ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है। दुनिया ने देखा कि 30,000 सिखों ने वोट डाला है, फिर 10,000 सिखों ने वोट डाला है। अभी अमेरिका में भी रेफरेंडम होना है, कनाडा में भी होना है। फिर कनाडा की अदालत में रेफरेंडम के बाद केस चला और वहाँ भी सिख जीत गए। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि यह पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नहीं है, पाकिस्तान की यह ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन यह कहना गलत है कि सिख आज़ादी नहीं चाहते। ये वोटिंग सिखों ने ही की थी, यानी कि भारत का सिख भारत से आज़ादी चाहता है। और इस रेफरेंडम के बाद सिखों की तहरीक मज़ीद मजबूत हो गई है और अब खालिस्तान को आज़ाद होने से भारत रोक नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ? इमरान खान की एक और बहुत बड़ी कामयाबी, जो उसने करतारपुर कॉरिडोर बनाया है। अभी हाल ही में सिखों का रेफरेंडम हुआ और उसके बाद सिख पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान ने सिखों को वीज़े भी दे दिए, सिखों को मुकम्मल आज़ादी दे दी कि आप आकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करें, क्योंकि 19 नवंबर का दिन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है।
اور جو ڈر جو خوف پاکستان کو ہونا چاہیے کہ کہیں سکھوں کے روپ میں بھارتی جاسوس نہ آ جائیں، کیونکہ پاکستان کو احساس ہے کہ اس خوف کی وجہ سے ہم سکھوں کو ان کی عبادت گاہوں میں جانے سے نہیں روک سکتے، اور بھارتی جاسوسوں نے آنا ہے تو ہمیں اپنے اداروں پر اعتبار ہے کہ وہ انہیں ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، الٹا وہ ہمارے ہی کام آ جائیں گے۔ تو ہمیں یہ خوف نہیں تھا، الٹا بھارت کو یہ خوف تھا کہ سکھ پاکستان جا کر کہیں پاکستان کے ساتھ نہ مل جائیں، اور ہم نے کوریڈور کھولا ہوا ہے، الٹا بھارت نے بند کیا ہوا ہے۔ تو عمران خان نے کہا کوئی بات نہیں، آپ وہاں سے واگا بارڈر والی سائڈ سے آ جائیں، آپ کو ویزا تو ہم نے دیا ہوا ہے۔ یہ عمران خان نے ایسا پتہ پھینکا کہ اسی دن مودی سرکار نے اعلان کر دیا کہ ہم کرتارپور کوریڈور کھول رہے ہیں، کیونکہ اس سے تو سکھ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو آج سکھوں کا انتہائی اہم دن تھا، بڑے بڑے سکھ رہنما آج پاکستان میں موجود ہیں، اور وہاں جو راز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے مودی کو رپورٹ دی ہے کہ آج سکھوں کے بڑے بڑے لیڈرز کی پاکستان میں اہم ملاقاتیں ہونی ہیں، اور اس میں بھارتی پنجاب کیبنٹ کے، بھارتی پنجاب سرکار کے لوگ بھی ہیں، اور خالصتان آزادی کی مہم نیکسٹ لیول تک پہنچ چکی ہے، اور آج کی ملاقاتوں میں بھارت کے خلاف اتنی بڑی سازشیں ہونے والی ہیں کہ ہم خالصتان کو آزاد ہونے سے بچا نہیں سکیں گے۔ اور خفیہ ایجنسیوں کی اس رپورٹ کے فوری بعد مودی کو ایمرجنسی میں آ کر سکھوں سے معافی مانگنا پڑی۔ ایک انتہا پسند کس حالت میں آ کر معافی مانگتا ہے؟ جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا تھا۔ سچ ٹی وی اردو پہلے دن سے مودی کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ طاقت کے زور سے اپنی عوام کو کنٹرول نہیں کر سکے، آج تک کوئی قوم نہیں کر سکی، کوئی حکومت نہیں کر سکی، کوئی فوج نہیں کر سکی۔ مودی سرکار کو آج یہ بات سمجھ آئی ہے، لیکن اس میں بھی مودی کی چال ہے، اور کسان ابھی بھی احتجاج بند کرنے کے لیے نہیں مان رہے۔ اور آج جو مودی کی ہار ہوئی ہے اور 2 سے 3 کروڑ سکھوں کی جیت ہوئی ہے، اس سے مسلمانوں کو بھی ایک بہت بڑا میسج ملا ہے کہ آپ بھی اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ 25 کروڑ ہیں، مودی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف چل سکے۔ اگر وہ آپ پر مظالم کرتا ہے تو یہ آپ کی کمزوری ہے۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔